हेलो बच्चों, आज हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसा कि आप सब जानते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है सर? सर, स्ट्रेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन ऑफ इट इज एग्रीगेट। मतलब मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी वही है कि स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो रेशियो होता है वो ऑफ मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। कितना हमारा मटेरियल इलास्टिसिटी कर सकता है, वो जो पॉइंट होगा, वो जो फिक्स पॉइंट होगा, उसी को बोल दिया मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हमने पिछली वीडियो में देखा था, ये आपका एग्रीगेट का सेकंड वीडियो है, सेकंड पार्ट है। कुछ कारणवश टेक्निकल इश्यू के कारण वो वीडियो हम बीच में ही रोकना पड़ा, तो इसलिए हम इस वीडियो में पूरा कर देंगे। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आप समझ गए होंगे। तो एग्रीगेट हम सब जानते हैं स्टीफर है सीमेंट पेस्ट के मुकाबले, क्योंकि एग्रीगेट एक प्रकार से सॉलिड है और सीमेंट पेस्ट एक प्रकार से लिक्विड फॉर्म में है, तो इससे ज्यादा से ज्यादा स्टीफर एग्रीगेट ही होगा। ठीक है, कंक्रीट भी होगा। दिस मीन्स एग्रीगेट प्रोवाइड रेजिडिटी एंड रिड्यूस डिफॉर्मेशन अंडर लोड्स। अच्छा सर, इसका मतलब ये है एग्रीगेट जो है वो प्रोवाइड करता है रेजिडिटी को, और ये डिफॉर्मेशन जो लोड के कारण डिफॉर्मेशन आ रहा है उसको भी रिड्यूस करता है। इसलिए एग्रीगेट में सबसे ज्यादा होता है, उससे कम होता है एग्रीगेट में कंक्रीट में, और कंक्रीट से कम होता है पेस्ट में, सीमेंट पेस्ट में। अब आते हैं स्ट्रेस स्ट्रेन बिहेवियर ऑफ डिफरेंट मटेरियल। जैसे कि आप सीमेंट पेस्ट में आप सब जानते हैं इसमें ऑलमोस्ट लीनियर है। सीमेंट पेस्ट में देखो बिल्कुल लीनियर है, बिल्कुल लाइन की तरह। ठीक है, बिल्कुल लाइन की तरह। देखो ये एक मिनट में पेन चेंज करता हूं। ये मुझसे तो किसी कारणवश ये लाइन सही सीधी नहीं बन पाई, लेकिन ये सीधी है बेटा, तो सीधी है ये, तो इसी को बोल दिया है क्या? सीमेंट पेस्ट आपका ऑलमोस्ट लीनियर है। और सीमेंट पेस्ट कैसा है? लीनियर है। एक मिनट, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, और ये लिखा ऑलमोस्ट लीनियर। और हार्डेंड सीमेंट पेस्ट बिहेव लाइक ए ब्रिटल मटेरियल। ये जो सीमेंट पेस्ट है ये बिहेव करता है ब्रिटल मटेरियल की तरह विद लिमिटेड डक्टिलिटी। डक्टिलिटी है वायर्स में कन्वर्ट करना। भाई जितना उसको खींचोगे सीमेंट पेस्ट को, हम जितना हम स्ट्रेस देंगे तो इसका मतलब यह है कि वॉल्यूम भी चेंज होगी, जाहिर सी बात है। तो स्ट्रेस इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इज द स्ट्रेन, ये हमने पढ़ा था मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी में। तो जाहिर सी बात है जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ाएंगे ऐसे ऐसे हमारा स्ट्रेन भी बढ़ेगा। स्ट्रेन बढ़ेगा तो बेटा कुछ समय बाद हम ये देखेंगे कि सीमेंट पेस्ट ब्रिटल मटेरियल की तरह बिहेव करेगा, ज्यादा खींचांत करेंगे हम यदि उसमें। तो अंडर स्ट्रेस, हम स्ट्रेस के दौरान इट शो प्रोपोर्शनल, हम ये शो करता है कि यह इंक्रीज इन स्ट्रेन अंटिल फेलियर। मतलब स्ट्रेस शो करता है आपका स्ट्रेन के इंक्रीज होने से अंटिल फेलियर तक। मीनिंग मतलब यह है इट डज नॉट डिफॉर्म, ये डिफॉर्म नहीं करता। जब क्रैकिंग होती है, क्रैकिंग से पहले जो प्लास्टिसिटी होती है वह डिफॉर्म ज्यादा नहीं करता। नहीं समझे? मैं जो चीज समझा रहा हूं वो समझो। ये है, ये सीमेंट पेस्ट है। सीमेंट पेस्ट को हमने स्ट्रेस दिया ऐसे, तो जाहिर सी बात है ये धीरे धीरे ये अपना शेप एंड साइज चेंज करेगा। तो शेप एंड साइज चेंज करेगा तो इसका मतलब ये स्ट्रेन हुआ, इसका स्ट्रेन भी बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब इसका स्ट्रेन बढ़ रहा है फेल होने तक, आप एक अचानक देखोगे ऐसे सीमेंट पेस्ट लेते हो यदि आप दो उंगलियों के बीच में, तो आप देखते हो थोड़े थोड़े दूर तक तो वो स्टिकी रहता है। जैसे हम ज्यादा दूर तक ले जाते हैं यदि उसमें स्ट्रेस देने लगते हैं तो आप अचानक से ही ब्रिटल बिहेवियर करता है। तो वो ये बेटा, ये प्लास्टिसिटी ज्यादा शो नहीं करता क्रैकिंग से पहले।
ठीक है, अब एग्रीगेट के बारे में पढ़ लेते हैं। एग्रीगेट जो है, जैसे कि एग्रीगेट आपका ज्यादा, सबसे ज्यादा स्टीफर होगा। एग्रीगेट कर्व शेप होगी, कर्व शेप मतलब कैसी होगी, वेरी रिजिड, लोअर स्ट्रेन फॉर दी सेम स्ट्रेस। जैसे आपका लोअर स्ट्रेन होगा ऐसे ही आपका यही स्ट्रेस होगा। देखो बिल्कुल सीधी लाइन है एग्रीगेट की, बिल्कुल यही चीज कह रहा है, वेरी रिजिड, मतलब स्ट्रेस, स्ट्रेस अब ज्यादा दोगे तो वॉल्यूम चेंज होगा। ज्यादा स्ट्रेस देने पे एग्रीगेट पर, जब ज्यादा आपका क्या होता है, सीमेंट एग्रीगेट मतलब एग्रीगेट सॉरी एग्रीगेट में स्ट्रेंथ प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है। ज्यादा स्ट्रेस मतलब यदि आपने कोई स्टोन लिया, स्टोन पर आप ज्यादा या एग्रीगेट पर ज्यादा आप स्ट्रेस लगा रहे हो, तो कुछ ज्यादा स्ट्रेस लगाने के बाद किन तीनों के मुकाबले, सीमेंट पेस्ट, कंक्रीट और एग्रीगेट, इन तीनों में तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे ना एग्रीगेट में, तो जब कहीं ज्यादा वो स्ट्रेन दिखाएगा, उसकी मतलब चेंज इन प्रॉपर्टीज होंगी शेप एंड साइज में, तो वही है बेटा। ठीक है भाई, एग्रीगेट वेरी रिजिड है, तो रीजन एग्रीगेट स्टोन ग्रेवर आर स्ट्रॉन्गर एट स्टीफर देन सीमेंट पेस्ट, their rigid deformation show their stress strain curve lie above steeper slope compared to cement paste। हम समझ गए सर। अब आते हैं सर कंक्रीट। कंक्रीट में सर ये लाई करता है सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के बीच में, बट नॉन लीनियर, ये नॉन लीनियर होता है। कंक्रीट इज ए कंपोजिट मटेरियल मेड ऑफ सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट, इसलिए ये इन दोनों के बीच में लाई करता है, क्योंकि सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट के बीच से मिलकर बनता है कंक्रीट। एट लो स्ट्रेस पर आप देखते हो, यदि आप कम स्ट्रेस लगा रहे हो तो ये बिहेव करता है लीनियरली। देखो कम स्ट्रेस लगा रहे हो तो ये लीनियरली शो करेगा, यहां तक लीनियरली शो करा इसने, ठीक है, यहां तक नीचे तक। और यदि आप ज्यादा स्ट्रेस लगाते हो तो माइक्रो क्रैकिंग होते हैं इन दी पेस्ट एंड बॉन्ड जोन, कॉज नॉन लीनियर बिहेवियर, इसलिए इसको नॉन लीनियर बिहेवियर बोलते हैं। कंक्रीट परफॉर्मेंस इज बैलेंस्ड, नॉट ए रिजिड एज ए एग्रीगेट, नॉट एज वीक एंड सीमेंट पेस्ट, बट इज कॉम्प्लेक्स नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन। समझ में आई कि आपका जो सीमेंट पेस्ट है मतलब कंक्रीट है वो बैलेंस्ड है, ना तो ये ज्यादा रिजिड है एग्रीगेट से और ना ही ये वीक है सीमेंट पेस्ट से, बट ये कॉम्प्लेक्स है नॉन लीनियर डिफॉर्मेशन। अब समझ लो पहले क्या कह रहा है, सीमेंट पेस्ट लीनियर है, लेस रिजिड, एग्रीगेट वेरी रिजिड है ना, मिनिमम स्ट्रेन, स्ट्रेन कम होगा, ज्यादा स्ट्रेस लगाओगे तो मिनिमम स्ट्रेन होगा। और कंक्रीट में बेटा इंटरमीडिएट इन दोनों के बीच में होगा, नॉन लीनियर ड्यू टू कंपोजिट एक्शन, ये कंपोजिट एक्शन की वजह से, क्योंकि कंक्रीट आप समझ जानते हो कि सीमेंट पेस्ट और एग्रीगेट से मिलकर बनता है, तो इन दोनों के मिलने के कारण ये दोनों बीच में लाई करता है। और मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ रिलेशनशिप, देखो स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशनशिप ये है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डिफाइंड एज स्ट्रेन स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दिस मीन ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इंटरनल स्ट्रेस के फॉर गिवन ए स्ट्रेन। यदि हायर स्ट्रेस होगा तो मटेरियल डेवलप हायर इंटरनल स्ट्रेस फॉर द सेम स्ट्रेन, वही है जो समझाया। और वॉल्यूम चेंज का मतलब यह है कि मटेरियल विद लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मटेरियल में क्या है, लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, जैसे कि सीमेंट पेस्ट में, जो कि ग्रेटर वॉल्यूम चेंज करता है और जिस कारण वो क्रीप और श्रिंकेज देखने को मिलता है। मटेरियल में यदि हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, जैसे कि आपका एग्रीगेट है, एग्रीगेट में हाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है जो स्मॉलर वॉल्यूम चेंज करता है, मतलब स्ट्रेन।
E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम चेंज। यहां पर E इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम चेंज के। समझ गए सर? इन कंक्रीट एग्रीगेट हाई मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी का मतलब है रिजिड डिफॉर्मेशन, रिड्यूस, क्रीप एंड श्रिंकेज, जैसे कि एग्रीगेट में देखने को मिलता है। सीमेंट पेस्ट का मतलब है लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब कि मोर डिफॉर्मेशन, हायर क्रीप एंड श्रिंकेज। कंक्रीट ओवरऑल मतलब ये है कि ई जो है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी लाई करती है एग्रीगेट और सीमेंट पेस्ट के मुकाबले, डिपेंडिंग उसके मिक्स प्रोपोजिशन कैसा है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इंटरनल स्ट्रेस, ठीक है, और मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम चेंज। भाई जितना वॉल्यूम ज्यादा चेंज होगा, सीमेंट पेस्ट में वॉल्यूम चेंज ज्यादा हो रहा है, तो इसका मतलब यह है कि लो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, तो इसलिए बोल रहा है स्ट्रेस के तो स्ट्रेस ज्यादा लगाओगे जैसे एग्रीगेट में लगाया तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी। स्ट्रेन ज्यादा हो रहा है तो इसका मतलब है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कम है। यदि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है तो स्ट्रेन आपकी कम होगी, यही है। बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ में सरफेस रफनेस, कि जो आपकी रफ एग्रीगेट है वो बेटर मैकेनिकल इंटरलॉकिंग होती है, हाँ, और हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। और जो आपकी स्मूथ होती है एग्रीगेट उसमें पुअर इंटरलॉकिंग होती है, लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। हम समझ रहे हैं? रफ मतलब सर एक प्रकार से हम कह सकते हैं एंगुलर, एंगुलर में इंटरलॉकिंग अच्छी होती है, हायर बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, और स्मूथ में एक प्रकार से हम कह सकते हैं क्या, राउंडेड, राउंडेड में पुअर इंटरलॉकिंग होती है, लोअर बॉन्ड स्ट्रेंथ होता है, जाहिर सी बात है। अब सरफेस एरिया समझ लो। सरफेस एरिया का मतलब यह है यदि एंगुलर एग्रीगेट में आपका हायर सरफेस एरिया होगा, इसका मतलब यह है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे बट लोअर वर्केबिलिटी होगी, जैसे कि मैंने पहले बता दिया था पिछली वीडियो में। और राउंडेड एग्रीगेट का मतलब यह है लो सरफेस एरिया होगा, यदि लो सरफेस एरिया है तो इसका मतलब यह है वीक बॉन्ड है और बट हायर वर्केबिलिटी है। भाई जितना ज्यादा, जैसे एंगुलर है इसमें क्या है, सरफेस एरिया, ये जो उंगली है ये सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया, तो जितनी ज्यादा होंगी इतनी इंटरलॉकिंग अच्छी होगी, जितनी कम होंगी इंटरलॉकिंग कम होगी, जाहिर सी बात है। जितना कम सरफेस एरिया होगा, जैसे ये सरफेस एरिया, तो इतनी ही क्या वीक बॉन्ड होगा, मैं ये बता रहा हूं। अच्छा, थर्मल एक्सपेंशन और श्रिंकेज आप समझिए। सीमेंट पेस्ट श्रिंकेज एक्सपेंड मोर देन एग्रीगेट, हम ये समझ लिए कि सीमेंट पेस्ट में ज्यादा श्रिंकेज और एक्सपेंड होता है एग्रीगेट के मुकाबले। डिफरेंस इन कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, मिसमैच स्ट्रेस। मैं क्या कह रहा हूं कि जो डिफरेंस है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन में, मिसमैच स्ट्रेस, जैसे कि श्रिंकेज मिसमैच मतलब है कि क्रैक एंड पेस्ट और एग्रीगेट इंटरफेस, रिजल्ट है रिड्यूस बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। देखो सीमेंट पेस्ट में श्रिंकेज और एक्सपेंड ज्यादा होता है एग्रीगेट के मुकाबले, हमने समझ गए। और जो इन दोनों का जो थर्मल एक्सपेंशन है वो मिसमैच स्ट्रेस होता है। शेप देखो आपने एक बार और समझ लीजिए, यदि शेप यदि आपका राउंडेड है तो वर्केबिलिटी ज्यादा, स्ट्रेंथ कम। एंगुलर में वर्केबिलिटी, एंगुलर एग्रीगेट है तो वर्केबिलिटी कम, स्ट्रेंथ ज्यादा। टेक्सचर, यदि टेक्सचर आपका रफ है तो इसका मतलब यह बॉन्ड ज्यादा, वर्केबिलिटी कम। स्मूथ में आपका बॉन्ड कम होंगे लेकिन वर्केबिलिटी ज्यादा होंगे। ये हमने चीज समझी है। अब आप समझ लीजिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है नॉर्मल लाई करती है एग्रीगेट की 2.6 से लेकर 2.7, और हैवी में 3 से ज्यादा होती है और लाइट में 2 से कम होती है, इसलिए हमने इसको 2.6 से लेकर 2.7 के बीच में माना है एग्रीगेट का हमने स्पेसिफिक ग्रेविटी।
यदि आपका वेट ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है। यदि पोरोसिटी कम है तो इसका मतलब ये स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है। कितना पानी एब्जॉर्ब करता है एक प्रकार से हम समझ लेते हैं। जितना आपका पानी ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा तो इसका मतलब उसमें छेद ज्यादा है, मतलब एक प्रकार से पोरोसिटी ज्यादा है। पोरोसिटी ज्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होगी, ये चीज समझनी है। तो यदि वाटर एब्जॉर्प्शन कम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगा। एक प्रकार से वेट मान लीजिए, डेंसिटी मान लीजिए, तो वही है कि पानी के वेट से कितना ज्यादा होगा। ड्यूरेबिलिटी ज्यादा तो हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा। हायर बल्क डेंसिटी मतलब यह है डेंसर स्ट्रॉन्गर कंक्रीट है, और लोअर बल्क डेंसिटी का मतलब है मोर वॉइड है और वीकर कंक्रीट है या एग्रीगेट है। बल्क डेंसिटी जो नॉर्मल होती है वो 1450 से लेके 1700 केजी मीटर पर सेकंड होती है, और लाइट होती है आपके 800 से लेके 1200, और हैवी में होती है 2100 से लेके 2900 केजी पर मीटर क्यूब्स। एक चीज और समझ लीजिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है ये समझिए। मतलब यही है, स्पेसिफिक ग्रेविटी का मीन्स यही है कि पानी के वेट से, पानी की डेंसिटी से कितना ज्यादा मटेरियल की डेंसिटी है या एग्रीगेट की डेंसिटी है, स्पेसिफिक ग्रेविटी वही होता है। जैसे हमें एग्रीगेट की जाननी है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो मतलब पानी की डेंसिटी से कितनी ज्यादा है, ज्यादा डेंसिटी ज्यादा है उसकी एग्रीगेट की डेंसिटी, मतलब पानी की डेंसिटी से कितना ज्यादा है एग्रीगेट की डेंसिटी। यदि पानी के डेंसिटी से ज्यादा एग्रीगेट की डेंसिटी ज्यादा होगी तो वो डूब जाएगा, और यदि पानी के डेंसिटी से कम होगी एग्रीगेट की डेंसिटी तो वो तैरेगी। तो वो किस कारण, देखो मैं वही कह रहा हूं कि जैसे उसमें वेट ज्यादा है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी, लेकिन यदि वेट के साथ उसमें पोरोसिटी कम है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा होगी, क्योंकि पोरोसिटी पे तो इफेक्ट डलता है। क्योंकि पोरोसिटी यदि जितने कम होंगे इतना वाटर एब्जॉर्प्शन कम होगा, और वाटर एब्जॉर्प्शन कम हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ज्यादा है तो इसका मतलब यह ज्यादा देर तक, ज्यादा दिनों तक चलेगा, ड्यूरेबिलिटी ज्यादा है। हायर बल्क डेंसिटी का मतलब यह है कि उसमें वो डेंसर है, उसमें डेंसिटी अच्छी खासी है, स्ट्रॉन्ग है, कंक्रीट या एग्रीगेट। लोअर बल्क डेंसिटी का मतलब यह है मोर वॉइड है, सबसे ज्यादा मोर वॉइड है, और वीकर है क्या, एग्रीगेट या कंक्रीट। तो बल्क डेंसिटी जो आप नॉर्मल होती है वो 1450 से लेकर 1750 केजी पर मीटर क्यूब्स होती है, ठीक है। और जो लाइट बल्क डेंसिटी होती है वो 800 से लेके 1200 केजी पर मीटर क्यूब्स होती है, और हैवी बल्क डेंसिटी होती है 2100 से लेके 2900 केजी पर मीटर क्यूब्स होती है। अब मॉइस्चर कंटेंट ऑब्जेक्शन इन एग्रीगेट, इफेक्ट ऑफ फाइनेस ऑन मॉइस्चर ऑफ एडोशन। मतलब फाइन एग्रीगेट का मतलब यह है कि लार्जर सरफेस एरिया होगा। लार्जर सरफेस एरिया है तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा वाटर एडजॉर्प्शन होगा, मतलब कि एडसोर्प्शन का मतलब है कि सरफेस फिल्म, उसके रेत के चारों तरफ जो कण होंगे उसके सरफेस पर वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। फाइनेस ज्यादा तो मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा और वाटर एब्जॉर्प्शन ज्यादा। एक होता है एक होता है एब्जॉर्प्शन, अब टाइप ऑफ एब्जॉर्प्शन। एक होता है बल्क एब्जॉर्प्शन, सरफेस एडजॉर्प्शन। टोटल वाटर कंटेंट का मतलब यह है, देखो यदि रेत के अंदर पानी को, रेत के जो मॉलिक्यूल है वो अंदर पानी को एब्जॉर्ब करता है, अंदर ग्रहण करता है, तो वो होता है एब्जॉर्ब, AB। और रेत के जो सरफेस एरिया होता है, जो रेत के चारों तरफ जो पानी एब्जॉर्ब होता है, वो सरफेस टेंशन की वजह से या किसी कैपिलरी एक्शन की वजह से या किसी भी नेचुरल फिनोमेना के कारण होता है, तो वह जो होता है वो होता है एडजॉर्प्शन। तो टोटल वाटर कंटेंट मतलब ये हुआ कि अंदर भी ग्रहण करेगा बाहर भी ग्रहण करेगा,
तो वही है बेटा वाटर एब्जॉर्प्शन और सरफेस एब्जॉर्प्शन। देखो समझो कि वाटर एब्जॉर्ब होता है पोर्स में एग्रीगेट में, तो वो एग्रीगेट के पोर्स में अंदर यदि वाटर एब्जॉर्ब होता है तो उसे बोलते हैं एब्जॉर्ब, ए बी। और यदि उनके यदि वाटर हेल्ड होता है थिन फिल्म ऑफ द सरफेस ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल के सरफेस पर जो पतली सी फिल्म वाटर की चादर ओढ़ लेता है वो, तो उसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। ठीक है, वही है बेटा। अब यदि कोई ये पार्टिकल है या ये एग्रीगेट है, तो एग्रीगेट में पोर्स भी होंगे, ये पोर्स है तो अंदर भी पानी एब्जॉर्ब हुआ और एग्रीगेट में चारों तरफ ये ऐसे भी एब्जॉर्ब हुआ, तो टोटल तो यही होगा, अंदर प्लस बाहर, तो यही है टोटल वाटर एब्जॉर्प्शन का मतलब है ये। अब आइए मॉइस्चर कंडीशन ऑफ एग्रीगेट। ओवन ड्राई, ओडी का मतलब है कंप्लीट ड्राई हो, ना तो उसमें अंदर पोर्स में पानी हो ना ही सरफेस पर, उसको बोलते हैं ओवन ड्राई। एक होता है एयर ड्राई। एयर ड्राई का मतलब है कि उसके पोर्स में तो पानी मॉइस्चर हो, पोर्स में तो पानी हो मौजूद, लेकिन सरफेस आपकी उसकी ड्राई हो। सैचुरेटेड सरफेस ड्राई का मतलब यह है बेटा कि आपके जो पोर्स हैं वो कंप्लीटली फुल हो, किससे, मॉइस्चर से, और वो जो सरफेस है वो ड्राई हो, ये भी ठीक है। चौथा है मोइस्ट और वेट। वेट का मतलब यह है कि पोर्स भी पूरी तरह से सैचुरेटेड हो पानी से और सरफेस भी कवर्ड हो पानी से, तो उसको बोलते हैं मोइस्ट एंड वेट। एक चीज समझ लीजिए, ये है एग्रीगेट। यदि एग्रीगेट के अंदर भी पोर्स है, वो भी ड्राई है और यहां भी ड्राई है, तो इसको बोलते हैं क्या, ओडी। अच्छा समझ गए। और यदि मैं ये कह रहा हूं ये जो पोर्स हैं ये कैसे, ये पानी से मॉइस्चर इनमें है, इनके पोर्स में पानी मौजूद है और बाहर ड्राई है, तो उसको बोलते हैं एसएसडी, मतलब सैचुरेटेड सरफेस ड्राई। सैचुरेटेड तो है लेकिन सरफेस ड्राई है। और यदि इधर भी मॉइस्चर है इसके एग्रीगेट के सरफेस पर और अंदर पोर्स में भी है, तो वो होता है आपका मोइस्ट या वेट। ये 3-4 चीजें हैं और कुछ नहीं है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो जो ड्राई एग्रीगेट है, जो ड्राई एग्रीगेट है वह एब्जॉर्ब करती है वाटर को मिक्स और रिड्यूस हो जाती है क्या, वाटर सीमेंट रेशियो। मॉइस्ट एग्रीगेट का मतलब यह है कि उसमें कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा पानी की जरूरत है, इससे हमारा वाटर सीमेंट रेशियो ज्यादा हो जाता है। एसएसडी जो कंडीशन है यह है आपकी क्या है, ये आइडियल रेफरेंस स्टेट है, नो नेट वाटर गेन एंड लॉस। अच्छा समझ गए सर। मॉइस्चर कंटेंट इन एग्रीगेट, moisture content is the ratio of the weight of water present in or on the aggregate to the weight of the aggregate itself। समझ गए सर, इसका मतलब रेशियो है वाटर ऑफ वेट ऑफ द वाटर प्रेजेंट इन, अंदर और ऑन द सरफेस टू द वेट ऑफ द एग्रीगेट इटसेल्फ। अच्छा, मॉइस्चर कंटेंट का फॉर्मूला है, समझिए, W वाटर एब्जॉर्ब्स ऑन दी सरफेस, जो सरफेस पर होगा, SHD एग्रीगेट। SHD मतलब क्या था कि अंदर तो पानी मौजूद है, उसका सरफेस ड्राई है। ठीक ठीक ठीक, पोर्स में तो है लेकिन सरफेस ड्राई है। और WSHD मतलब ये है
कि पूरा वाटर, ठीक है, एग्रीगेट का, उसके मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। WSSD का मतलब है कि वेट ऑफ एग्रीगेट इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई कंडीशन। कितना वेट है एग्रीगेट में सैचुरेशन सरफेस ड्राई की कंडीशन में, जब वो पानी अंदर मॉइस्चर कर लेता है और सरफेस उसकी ड्राई रहती है, तो जब उसका कितना वेट होता है और उसमें कितना पानी होगा, वही होगा आपका मॉइस्चर कंटेंट। वाटर एब्जॉर्ब्ड का मतलब है थिन फिल्म ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ एसएसडी एग्रीगेट। समझ गए होगे आप तो। बेसिक नेचर ऑफ एग्रीगेट, बेसिक नेचर ऑफ एग्रीगेट का मीन्स है बेटा कि द रेफरेंस कंडीशन ऑफ एग्रीगेट इज ए सैचुरेटेड सरफेस ड्राई इन सैचुरेटेड सरफेस ड्राई स्टेट का मतलब है पोर्स आर कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर। अच्छा, सरफेस इज ड्राई, ओके। एग्रीगेट नाइदर एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द मिक्स और नो ही कंट्रीब्यूट एक्स्ट्रा वाटर। अच्छा जी, एग्रीगेट जो है आपका ना तो पानी को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम द मिक्स और ना ही कंट्रीब्यूट करता है वाटर एक्स्ट्रा। समझिए। तो बल्किंग ऑफ एग्रीगेट क्या है सर, आप समझना होगा। बल्किंग ऑफ सैंड वही है, सैंड भी क्या है हमारा एग्रीगेट, तो वही है सेम। तो बल्किंग ऑफ एग्रीगेट या बल्किंग ऑफ सैंड, इसको हम बोल सकते हैं। बल्किंग इज द इंक्रीज इन द अपार्ट वॉल्यूम ऑफ द फाइन एग्रीगेट। मैंने बोल दिया ना, फाइन एग्रीगेट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर। मॉइस्चर प्रेजेंस होने के बाद जो आपकी जो रेत है वो 2 से 2.5 गुना वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाता है। बल्किंग जो है अकर ड्यू टू अपार्ट कोहेजन बिटवीन aggregate particle caused by thin films of water from around particle surface tension push particle apart, volume increases। ठीक है, जो आपका बल्किंग में क्या होता है, जो आपके एग्रीगेट जो पार्टिकल है, जो फाइन एग्रीगेट मतलब रेत के जो पार्टिकल है सैंड के, वह कोहेजन करते हैं एक दूसरे के पार्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि हमने एसएसडी देखा था। एसएसडी में क्या था कि उसके जो अंदर जो पोर्स है वो तो मॉइस्चर सैचुरेटेड फुलफिल हो, मतलब जो रेत है आपके फाइन एग्रीगेट है उसके अंदर जो पोर्स है, फाइन एग्रीगेट के जो अंदर पोर्स है उसमें तो मॉइस्चर पूरा कंप्लीटेड है, लेकिन सरफेस ड्राई है। एक कंडीशन और है, वेट कंडीशन। उसमें क्या है, आपके अंदर जो एग्रीगेट के अंदर जो पार्टिकल है, ये पोर्स है, एग्रीगेट के अंदर जो पोर्स है वो भी मॉइस्चर के साथ फुलफिल है और सरफेस भी फुलफिल है, उसको बोलते हैं वेट प्रोसेस। तो जब आपके थिन लेयर सरफेस पर हो जाएगी तो वो जो थिन लेयर होगी पानी की वह रिपल करेगी एक दूसरे के कारण, एग्रीगेट के जो पार्टिकल है उन एक दूसरे को धक्का देगी, जिस कारण वह फुल बल्किंग होती है। भाई जाहिर सी बात है, पहले रेत के जो पार्टिकल थे, रेत के जो सैंड के जो पार्टिकल थे वो ड्राई कंडीशन में थे, अंदर भी ड्राई था और बाहर भी ड्राई था। ठीक है, रेत के अंदर जो पोर्स थे उसमें भी ड्राई मान लिया हमने और बाहर भी ड्राई था। लेकिन जैसे ही हमने मॉइस्चर ऐड करा, पानी ऐड करा, तो जिसका उसमें ऐसा हुआ कि पोर्स भी फुलफिल हो गए मॉइस्चर पानी से, और आपके वो भी सरफेस भी फुलफिल हुआ। तो जो रेत के जो पार्टिकल थे, एक रेत और दूसरा रेत का जो पार्टिकल था वो आपस में पहले मिले हुए थे, लेकिन इन दोनों के बीच में फिर क्या आ गया, पानी आ गया, थिन लेयर आ गई सरफेस टेंशन की वजह से, मतलब रेत के चारों तरफ पानी की लेयर आ गई, तो पानी की लेयर ऐड हुई ना,
तो ऐड हुई तो इतनी ऐड हो जाती है कि हमें यही लगता है कि पान वो फूल रही है, वो फूल नहीं रही, बस उसके पोर्स में भी पानी फिल हो जाता है और उसकी सरफेस पे भी पानी चिपक जाता है, कोहेजन हो जाता है। तो वही है बेटा। तो यही वही कह रहा है कि जो जो थिन फिल्म ऑफ वाटर है वो अराउंड पार्टिकल के हो जाती है, जिस कारण वह सरफेस टेंशन पुश करते हैं पार्टिकल को और वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। वही देखो, अकर मेनली इन फाइन एग्रीगेट। फाइन एग्रीगेट में सबसे ज्यादा क्या होगी? बल्किंग होगी, नॉट कोर्स एग्रीगेट। कोर्स एग्रीगेट में होगी लेकिन हम मानते ही नहीं है, क्योंकि फाइन एग्रीगेट में सबसे ज्यादा होती है। मैक्सिमम बल्किंग अकर्स एट 5 से लेके 8% मॉइस्चर कंटेंट। यदि हमने मॉइस्चर कंटेंट 5 से 8% मिला दिया तो हमारी जो फाइन सैंड है उसमें 30 से 40% सैंड बल्क करने लग जाएगी। अच्छा, नो बल्किंग मतलब यदि बल्क नहीं करेगी जब सैंड कंप्लीटली ड्राई हो और फुली सैचुरेटेड हो। मतलब समझ नहीं आई सर, बल्किंग जब नहीं करेगी जब कंप्लीटली ड्राई हो। ड्राई तो सर समझ गए, लेकिन सर कंप्लीटली सैचुरेटेड का मतलब क्या? फुली सैचुरेटेड। भैया यदि ज्यादा पानी मिला दोगे तो बेटा वो पानी नीचे चला जाएगा। वो जो सरफेस पर जो थिन लेयर बना रहा है ना सरफेस टेंशन की वजह से, वो सरफेस टेंशन की लिमिट टूट जाएगी, जिस कारण वो पानी नीचे आ जाएगा। पानी नीचे आते ही रेत भी नीचे आ जाएगा। भाई सरफेस पर जो पानी चिपका हुआ है वो कैसे वहां से हट जाए, रेत से हट जाए, तो अब वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो वही है बेटा कि वाटर फिल वॉइड्स एलिमेटेड फिल्म। ये देखिए, ये क्या है आपके 5% वाली लाइन है। ये मेरे पे सीधी नहीं बनी, सॉरी बेटा। और यहाँ 5 से 8% है सबसे ज्यादा। 38 से ये देखो 40 से ये 40 है और ये 30 है, तो यहाँ 38 के आसपास 38 से 40% ये वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। कितने मॉइस्चर कंटेंट पर? मॉइस्चर कंटेंट 5 से लेकर 8% पर। चलो समझ गए सर, ज्यादा नहीं समझना। इंजीनियर करेक्ट फॉर बल्किंग बाय एडजस्टिंग सैंड वॉल्यूम ऑफ परफॉर्मिंग ए सिंपल फील्ड टेस्ट। जो इंजीनियर करेक्ट है वह फील्ड वही बल्किंग टेस्ट कर लेते हैं। क्या? फील्ड टेस्ट बोलते हैं जिसको हम बल्किंग टेस्ट भी बोल देते हैं। यदि एक कंटेनर पर हम क्या लेंगे, रेत लेंगे, उसमें मॉइस्ट सैंड लेंगे, ठीक है, और नोट द लेवल, हम उसका लेवल टेस्ट कर लेंगे। फिर उसको हम फ्लोट दी सैंड विद वाटर, हम उसको सैंड को वाटर के साथ फ्लोट करेंगे। फिर फिल्म उसकी कोलैप्स होंगी, वॉल्यूम रिड्यूस होगा, है ना। तो दी डिफरेंस इन लेवल सो दी परसेंटेज ऑफ बल्किंग। क्या कह दिया सर? भाई पहले तो एक कंटेनर लिया, कंटेनर में जो रेत है, रेत जो लिया वो ली, कैसी रेत ली? मॉइस्ट सैंड। मतलब वो मॉइस्ट सैंड मतलब वेट वाली। वेट मतलब कि जो आपकी सरफेस भी फुली सैचुरेटेड हो और पोर्स भी फुली सैचुरेटेड हो। मतलब 3 से 8% पर मॉइस्चर जो कंटेंट है उस पर 38 से 40% आपका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, बल्किंग हो जाती है सैंड की। तो वही सर ये ले लिया, ठीक है, इस पर हमने लेवल चेक कर लिया, ठीक है, ये लेवल चेक कर लिया। फिर हमने कंटेनर में और पानी मिलाया तो फिर हमारी रेत नीचे बैठ जाएगी। तो जितनी इसके लेवल से जितनी ये लेवल बैठी, ये वाली कितनी बैठी, उसी को बोल दिया है बल्किंग टेस्ट। ठीक है, बल्किंग ऑफ सैंड का मतलब ये है, फॉर्मूला ये है कि बल्किंग परसेंटेज जो आपकी मॉइस्ट वॉल्यूम थी, ठीक है, उसमें से माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड इनटू 100। समझ गए? हाँ सर समझ गए, समझ गए सर। वॉल्यूम ऑफ मॉइस्ट का मतलब ये है अपार्ट वॉल्यूम, और वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड का मतलब है वॉल्यूम ऑफ सैचुरेटेड सैंड ट्रू वॉल्यूम, नो बल्किंग।
समझ गई। हाँ सर, जैसे कि एक एग्जांपल लेते, मॉइस्ट सैंड वॉल्यूम है 200 ml, सैचुरेटेड सैंड वॉल्यूम का मतलब है 150 mm। तो 200 में से माइनस करेंगे 150, माइनस 150 इंटू 100, तो हमारा आ गया 33%। तो 33% का मतलब ये कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स आप समझ लीजिए 33% का मतलब क्या है, बल्किंग। 33% आपकी क्या बल्क करी है, तो इसका मतलब ये फाइन सैंड है, हमने मान लिया फाइन सैंड है। अब देखो कोर्स एग्रीगेट में क्या नेलिजिबल बल्किंग होती है, क्यों, और उससे ज्यादा होती है मीडियम एग्रीगेट में क्योंकि लेस बल्किंग होती है, और सबसे ज्यादा होती है फाइन एग्रीगेट में क्योंकि मोर बल्किंग होती है। बल्किंग ऑर्डर कोर्स में, फिर मीडियम में, फिर फाइन में। सबसे ज्यादा फाइन में होती है क्या क्या बल्किंग, बल्किंग। ओके सर। अब क्या सर नया ये एंगुलरिटी नंबर आ गया सर, एंगुलरिटी नंबर। एंगुलरिटी नंबर बेटा यह जो टेस्ट है, ये सेम टेस्ट ऑफ 4 एग्रीगेट्स। ये कैसा है, सेम टेस्ट फॉर एग्रीगेट है। एंगुलरिटी नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉइड परसेंटेज आफ्टर कंपैक्शन। नहीं समझे सर, देखो एंगुलरिटी नंबर, मान लीजिए 0 से लेके 11 तक कोई स्केल है, ये वह डिसाइड करता है कि हमारे अंदर कितने एग्रीगेट के अंदर वॉइड प्रेजेंट है। अच्छा सर समझ गए, एंगुलरिटी नंबर कुछ नहीं सर, ये वॉइड का नंबर बताता है। हाँ अच्छा अच्छा, जैसे हमारा स्केल होता है 0 से लेके 12 तक, ऐसे ये 0 से लेके 11 तक होता है। अच्छा सर समझ गए। टिपिकल वैल्यू 0 से लेके 11 तक, विद हायर नंबर इंडिकेट मोर एंगुलर पार्टिकल। अच्छा, हायर एंगुलरिटी मतलब ये मोर वर्ड्स। अच्छा, इंजीनियर बैलेंस एंगुलरिटी टू मच हाई इंक्रीज बाइंडर डिमांड टू लो रिड्यूस स्ट्रेंथ। देखो वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स टोटल जो है क्या होंगे, वर्ड्स ऑफ एग्रीगेट अपॉन वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स। क्या है सर, क्या कह रहे हो, दिस एक्सप्रेस द टोटल नंबर ऑफ total volume of the container is always sum of the volume occupied by aggregate solid plus the volume of voids air space। अच्छा, इसका मतलब यह है कि सर 0 यदि है हमारा एंगुलेटरी नंबर तो उसका 33% है। जैसे जैसे आपका एंगुलेटरी नंबर बढ़ेगा ऐसे ऐसे क्या बढ़ेगा हमारा, क्या होगा, ऐसे ऐसे हमारा वॉइड भी बढ़ेगा। ठीक है, एंगुलरिटी नंबर बढ़ेगा तो वर्ड्स भी बढ़ेगा। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल भी होगा जरूर। देखो मान लीजिए कोर्स एग्रीगेट में जी है उसकी 265, इज फिल्ड इन सिलेंडर ऑफ वॉल्यूम 0.003 मीटर क्यूब्स। कोई सिलेंडर है, वह उसका जो वॉल्यूम है 0.003 मीटर क्यूब्स है, और उस कोर्स एग्रीगेट की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी है 2.65। सर समझ गए, ठीक है। और कितने ग्राम है सर, 5247 ग्राम मतलब। ठीक है, कैलकुलेट द एंगुलरिटी नंबर, एंगुलरिटी नंबर छांटना, जैसे कि हम सब जानते हैं टोटल, है ना। अब ये एक बार समझो कि क्या कह रहा हूं मैं, कि ये जो टोटल है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये है कंटेनर का। एक मिनट में इरेज कर देता हूं, जो समझा अच्छी तरीके से समझाता हूं। ये जो है बेटा, ये क्या करता, ये क्या बताता है, टोटल वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, अब ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट, एग्रीगेट जो सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, और ये क्या है सर,
टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, भाई हमें किसी ये कंटेनर है, कंटेनर में टोटल वॉल्यूम जानना है, तो इसमें जो एग्रीगेट है वो टोटल उसका पता करना चाहिए, और इसके अंदर जो बीच में वॉइड है उसका पता कर ले, तो टोटल हमें कंटेनर पता पड़ जाएगा। तो अब समझो, आइए कि जो आपका टोटल है कंटेनर, मतलब वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, टोटल वॉल्यूम ऑफ टोटल कंटेनर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट सॉलिड, ठीक है, प्लस में वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स पता, ठीक है। हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट का मतलब यह है कि मास अपॉन डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट, मास अपॉन डेंसिटी। भाई वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। अब समझो, पहले मास को हम किलोग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो जो ग्राम में 5.247 किलोग्राम हो गया, ठीक है। डेंसिटी कैसे करेंगे, जैसे कि हम सब जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.65 है, अच्छा जी की मल्टीप्लाई हम यदि स्पेसिफिक ग्रेविटी से की गुणा यदि हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी पता पड़ जाएगी या डेंसिटी पता पड़ जाएगी। हमें पता है स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है, 2.65, और इसकी मल्टीप्लाई हम 1000 से कर देते हैं, तो क्या आ जाता है हमारा डेंसिटी। तो कितनी डेंसिटी आ गई, 2650 किलोग्राम पर मीटर क्यूब्स आ गई। और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना है सॉलिड्स का, अब समझो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट क्या है, वेट और डेंसिटी। वेट कितना है हमारा 5.247, और डेंसिटी कितनी है हमारी 2650, तो इसकी वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट कितना आ गया 0.0091, ये आ गया। अब समझो स्टेप 4, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स का बराबर है वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉल्यूम माइनस यदि टोटल वॉल्यूम में से मैं एग्रीगेट का वॉल्यूम हम माइनस कर दे तो वॉइड्स का पता पड़ जाएगा। तो ये देखो ये आ गया, तो 0.001102 मीटर क्यूब आ गया ये, ठीक है। तो हम ऐसा पता कर सकते हैं। तो देखो ये कह रहा है कि एंगुलरिटी आ गई हमारी 1, तो इसका मतलब ये है कि ये राउंडेड शेप में है, ठीक है। ये न्यूमेरिकल है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। पहले क्या करना है हमें, पहले हम समझो पहले हमें जो मास है उसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, फिर हमें डेंसिटी पता करनी है किसकी, एग्रीगेट की। हमें स्पेसिफिक ग्रेविटी दे रखी है 2.65, तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी आ जाएगी। हम सब जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स, यदि हमें किसी चीज का वॉल्यूम पता करना है तो हमें पता है कि यदि हम मास अपॉन डेंसिटी के साथ उसकी क्या करते हैं तो वॉल्यूम आ जाएगा। तो हमारा मास कितना है, मास मतलब वेट, वेट कितना है 5.2457, और डेंसिटी कितनी है 2650। ये कितनी क्या आ गया, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट। तो ये बेटा ये वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट आया है, ठीक है ना। हमें निकालना है एंगुलरिटी नंबर। आप समझो, अब ये आ गया। अब हमें पता है कि टोटल वॉल्यूम कितना है, कि टोटल वॉल्यूम हमें दे रखा है 0.003 मीटर क्यूब्स। अब टोटल वॉल्यूम में से यदि एग्रीगेट का वॉल्यूम माइनस कर देते हैं तो हमारे ये आ जाएगा कितना, वॉइड्स का वॉल्यूम आ जाएगा। सर इतने वॉइड्स हैं 0.00102 मीटर क्यूब्स। अच्छा, अब हम वॉल्यूम ऑफ जो टोटल कंटेनर है वॉइड्स है, मतलब जो वॉल्यूम ऑफ टोटल कंटेनर का जो वॉल्यूम है जितना भी है, उसका मतलब ये है कि वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट प्लस वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स। अच्छा,
हम सब जानते हैं, हमें ये भी पता पड़ गया कि वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट का क्या है, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, समझ गए। हम ये भी समझ गए 0.003 मीटर इसमें लगा दिया, हमें टोटल वॉल्यूम भी पता है, हमें उसकी क्या वॉल्यूम, एक प्रकार से हमें क्या पता है, वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट भी पता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स भी पता है। ठीक है, पता पड़ गया ना। देखो अब हमें परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज का, वर्ड्स का परसेंटेज है, वर्ड्स परसेंटेज बराबर वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स अपॉन टोटल वॉल्यूम, मतलब टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स कितने हैं गुणा 100। तो 0.002 ये क्या आया, वॉल्यूम ऑफ वर्ड्स, और टोटल कंटेनर का कितना साइज है 0.003, इसकी गुणा यदि हम 100 से कर दे तो ये आ जाएगा, तो 34 आ गया, 34%। तो 34% आया। ठीक है, अच्छा 34% आ गया। ठीक है, अब वर्ड परसेंटेज जो भी आया उसमें से हम 33 माइनस कर दें तो वो है हमारा एंगुलेटरी नंबर। तो हमारा 34 आया, 34 में से 33 माइनस करें तो 1 आया। तो वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट 0.00198 मीटर क्यूब्स, वॉल्यूम ऑफ वर्ड ये आ गया, वर्ड 34 आ गया, एंगुलेटरी नंबर 1 आ गया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो एग्रीगेट है ये एंगुलर है, क्लोज टू राउंडेड ग्रेवल्स। अच्छा सर, समझ गए। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कोर्स एग्रीगेट जी आपका 2.65, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है 0.003, ये दूसरा मेथड है। ठीक है, ये ठीक है, इसमें भी वही करा है ना, आप समझ गए होगे, वही इजी है। अब फ्लैकीनेस इंडेक्स क्या है जिसको एग्रीगेट का, जो आपके फ्लैकी पार्टिकल है वो दो लेटरल डायमेंशन इज लेस देन 0.6 टाइम्स देयर मीन्स डायमेंशन, यदि उनके मीन डायमेंशन से 0.6 टाइम्स उसका लेंथ लेटरल डायमेंशन कम है तो वो होगा फ्लैकी पार्टिकल। फ्लैकिकल इंडेक्स क्या है, द परसेंटेज ऑफ ए फ्लैकी पार्टिकल प्रेजेंट इन ए गिवन एग्रीगेट सैंपल। अच्छा, टेस्ट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर पार्टिकल्स मोर देन 6.3 इज ए साइज, है ना, 6.3 से कम का साइज नहीं होना चाहिए हमारे फ्लैकी में। ये क्या बताता है, फ्लैट पार्टिकल, समझ गए सर, कुछ नहीं। फ्लैट पार्टिकल जितने होंगे पुअर पैकिंग होगी, मोर वर्ड्स होंगे, वीकर कंक्रीट होगी। ये ना ही समझो तो बढ़िया है। अब आते हैं, ये एक इलोंगेशन इंडेक्स कितना लॉन्ग है। ठीक है, 1.8 मीन साइज के 1.8 से ज्यादा होगा, मतलब इसमें से पार करते हैं हम पत्थरों को, एग्रीगेट को इसमें से पार करते हैं, इसमें कुछ नहीं, इसमें से पार करते हैं तो पता पड़ जाता है कितना लॉन्ग है। ठीक है, अब आते हैं बेटा टेस्ट। तो टेस्ट बेटा पहला है आपका क्रशिंग टेस्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ टेस्ट में क्या करते हैं हम, पहले सैंपल को प्रिपेयर करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले एग्रीगेट को हम ओवन में ड्राई करेंगे, उसका जो मास है उसे कांस्टेंट करेंगे और रूम टेम्परेचर पर कूल करेंगे, समझ गए। फिर इसके उस मटेरियल को कम 12.5 mm और 10 mm, मतलब 12.5 mm की सीट से उसे पास करेंगे और 10 mm पर उसे रिटेन होना चाहिए। अच्छा सर, रिमूव फाइन, ठीक है। फिर उसको हम क्या करते हैं कि हमें टोटल ड्राई सैंपल मास पता होना चाहिए, W। ठीक है, रिकॉर्ड वेट बिफोर प्लेसिंग इन द मोल्ड। ठीक है, 3 लेयर होनी चाहिए,
है ना, टैंप करना चाहिए 3 बार। तो जितनी बार टैंप करोगे 25 बार फ्लो ब्लो करो उसको, और उस पर ग्रेजुअली क्या करो, ऊपर से प्लंजर को डालो। कितने टन से, 4 टन पर मिनट। इसका मतलब 10 मिनट तक करते हैं, कितने, 40 टन तक उसका वो देते हैं लोड। फिर उसको रिमूव करते हैं, निकालते हैं मटेरियल को। फिर ये देखते हैं कि हम 2.36 mm की सीट से उसे पास करते हैं, और ये देखते हैं कि कितना वो चूरा हुआ। जो ज़्यादा चूरा हुआ होगा तो फिर दिक्कत है। क्या है मैं बताता हूँ। ये है, कोई पत्थर लेंगे, उसको पहले क्या करेंगे, उसमें से मॉइस्चर बाहर निकालेंगे। मॉइस्चर निकालने के बाद फिर उसको थोड़ा तो रूम टेम्परेचर पर रख देंगे ठंडा होने के लिए। फिर उसको क्या है, हम 3 लेयर्स में उसको इस मोल्यूड में या उसके सांचे में डालेंगे। 25 बार ब्लो करेंगे, उसे टैंपिंग करेंगे। ब्लो करने के बाद फिर धीरे धीरे 4 टन पर मिनट के रफ्तार से उसमें लोड लगाएंगे। 10 मिनट तक करेंगे, 40 टन उस पर टोटल लोड हो जाएगा। धीरे धीरे ये देखेंगे कितना वो क्रश हुआ, कितना वो चूरा हुआ। फिर उसमें से उसको बाहर निकालेंगे। फिर 2.36 mm की सीप से उसे पास करेंगे। ठीक है, पास करने के बाद वही है बेटा, अब जितना ज़्यादा चूरा होगा इतना हमारा एग्रीगेट बेकार है। तो वही है ACV, मतलब है ना, एग्रीगेट क्रशिंग जो है, वेट ऑफ फाइनेस 2.36 mm सीव के से, और टोटल वॉल्यूम ऑफ सैंपल इनटू 100, वही करते हैं। अब जैसे कोई एग्जांपल है, जैसे कोई हमारा सैंपल है, ठीक है, उसका जो वेट है 3000 किलो है, ठीक है। हमने उसे 4 टन की 4 टन पर मिनट की रफ्तार से हमने उस पर लोड लगाया ग्रेजुअली, और उसको फाइनल करा 2.36 mm की सीव से। तो हमने देखा कि जो छान के जो आया वो 780 ग्राम आया। टोटल कितना था, 3000 ग्राम। फिर ACV का फॉर्मूला क्या है, 780 में से 3000 को डिवाइड करते हैं गुणा 100, तो 26% आ जाता है। ठीक है, इंटरप्रिटेशन टिपिकल लिमिट क्या है, वेरी स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। यदि आपका 10% से और 20% से ज्यादा है तो वो गुड है, और यदि क्रैशिंग उसकी ज्यादा है, उसमें चूरा ज्यादा है, कितना 30 से 35% है, तो वो जनरल कंक्रीट की है। और 30% से ज्यादा ही है तो बेटा वो तो बेकार है। ठीक है भाई, 10 से 20% होगा चूरा तो ठीक ही है, चूरमा ना बनना चाहिए उसका। टफनेस कैसे टेस्ट करते हैं बेटा, ऐसा कुछ वो होता है, ये देखो, ये चित्र है, इसको बेटा हाथ से उठाते हैं, यहाँ से ये ऊपर उठता है, फिर उसको फिर पटकते हैं, ऐसा कई बार पटकते हैं, है ना। कितना इम्पैक्ट करने की क्षमता है उसमें। अब देखो क्या है, पर्पस क्या है, इससे हमें एग्रीगेट की टफनेस का पता पड़ता है। अच्छा, देयर एबिलिटी रेसिस्ट इम्पैक्ट लोड, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर लोड सर्फिंग इन रनवे वेयर एग्रीगेट फेस रिपीटिंग सॉन ट्रैफिक। अच्छा, सब सब जानते हैं हम एग्रीगेट का ज़्यादातर यूज हम सड़क बनाने में भी करते हैं, तो है ना, ट्रैफिक के समय हमारा कितना रोड टफनेस बनी रहे, है ना। शॉक, जब बार बार शॉक आने से उस पर उस पर प्रभाव, कितना प्रभाव पड़ रहा है। तो इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में विद हैमर का वजन होता है 13.5 से लेकर 14 kg। उसको ड्रॉप करते हैं 38 सेंटीमीटर हाइट से। ठीक है, मॉल्यूड सिलेंडर वॉल्यूड होता है 10.2 सेंटीमीटर डाया, 5 सेंटीमीटर उसकी हाइट होती है। टैंपिंग रोड लेते हैं, बैलेंस लेते हैं, मतलब एक्यूरेट टू 1 ग्राम। बैलेंस मतलब तराजू एक प्रकार का। सीव्स 12.5 mm की सीव्स लेंगे, फिर 10 mm की सीव, और 2.36 mm की लेंगे। सिंपल प्रिपरेशन क्या है, IS कोड के हिसाब से 3286 पार्ट 4 के हिसाब से ये है कि हमें एग्रीगेट लेना है, उसे हमें पास करना है 12.5 mm की सीव से, और जितना 10 mm की सीव पर वो रुक जाता है उसको लेना है। फिर उसको हमें 100 से लेके 110 डिग्री सेल्सियस पर उसको ड्राई करना है, फिर उसका कांस्टेंट वेट निकालना है, फिर उसको हमें सिलेंडर मोल्यूड में डालना है 3 लेयर के हिसाब से 25 टाइम, है ना। टैंपिंग करनी है, मतलब 3 लेयर में
3 लेयर बनानी है तो एक लेयर में 25 वाट, और टोटल कितनी वाट डैम्पिंग करते हैं? 75 टाइम्स। फिर उसको क्या करते हैं, उसको हैमर्स के नीचे डाला जाता है, ठीक है, मतलब उस मॉलिक्यूल को, सिलेंडर को हैमर्स के बीच में डाला जाता है। फिर हैमर को 15 बार उसको छोड़ा जाता है, 38 सेंटीमीटर प्लस माइनस 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। टोटल हमें पता है कि टोटल वेट कितना है हथौड़े का, 14 वेट, और कितनी बार करना, 15 बार टाइम। हाइट कितनी रखनी है, 38 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये कितनी इसकी आपकी एनर्जी लगी, कितना वर्क हुआ, तो 7980 जूल्स इसमें वर्क हुआ, कोई पूछ सकता है। अब फिर उसे 2.36 mm की शीट पर रखते हैं, ठीक है। फिर उसको हम निकालते हैं, फिर उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, वही है। देखो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू ये मेजर करती है परसेंटेज ऑफ फाइन प्रोड्यूस द एग्रीगेट सब्जेक्ट टू इम्पैक्ट, कितना इम्पैक्ट करने की क्षमता है। लोअर एआई का मतलब है हायर टफर, हायर टफनेस का मतलब है इम्पैक्ट रेसिस्टेंट है उसमें, अच्छा। और हायर एआईवी का मतलब ये है कि लोअर टफनेस, वीकर एग्रीगेट है। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टफनेस इम्पैक्ट रेसिस्टेंट ऑफ द एग्रीगेट, एआईवी इज द 1 टफनेस, ठीक है। यदि 10% से कम रहती है तो वेरी टफ एग्रीगेट, भाई जाहिर सी बात है। और 10 से 20% रहती है तो स्ट्रॉन्ग एग्रीगेट। 20 से 30 एक्सेप्ट कर सकते हैं जनरल कंस्ट्रक्शन के लिए, और 30 से ज्यादा होगी तो बेटा हम उसे वीक ही मानेंगे, ठीक है। 30 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए हमारे कोड के हिसाब से भी। एप्लीकेशन रोड कंस्ट्रक्शन में ज्यादातर हम यूज करते हैं ट्रैफिक इम्पैक्ट के लिए, रेलवे ब्लास्ट के लिए, कंक्रीट के लिए, ठीक है, इन सब चीजों के लिए करते हैं। अब आता है कैलकुलेटिंग एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। हम जस्ट फॉर्मूला है बेटा, है ना, न्यूमेरिकल दे दिया है कि जैसे आपका किसी सैंपल का वेट 15 kg हो, और हमने उसमें 2.36 mm की शीट से उसे पास करके इम्पैक्ट के बाद उसे हम पास करें तो कितना बच रहा है, वो छन के आ रहा है 6.3 kg आ रहा है, ठीक है, मान लो, है ना। तो उसका हमें इम्पैक्ट वैल्यू पता करनी है। तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू की मतलब ये है कि कितना पास हुआ टोटल सैंपल में से, तो कितना पास हुआ 6.3, कितने टोटल सैंपल में, कितने में से 15 में से, इंटू 100, उसकी आ गया 42%, ठीक है। तो 42% इसकी इम्पैक्ट वैल्यू है, तो इसका मतलब 42% तो बेकार है बेटा, इसको यूज ही नहीं कर सकते। एक है डेवल एवरेशन टेस्ट, जो हार्डनेस एवरेशन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अच्छा, हार्डनेस और एवरेशन टेस्ट, हार्डनेस एवरेशन टेस्ट ऑफ एग्रीगेट का मतलब ये है, डेवल एवरेशन टेस्ट है, जो इसका पर्पस क्या है, इसको डिटरमाइन करते हैं रेजिस्टेंट ऑफ एग्रीगेट टू वियर एंड टीयर्स, कितना उसमें झेलने की क्षमता है एवरेशन। क्योंकि ये रोड सरफेस लेयर के समय हम ज़्यादातर हम सब जानते हैं कि जो आपके जो टायर्स हैं, व्हीकल के जो टायर हैं, वो कंटिन्यूसली रब होते रहते हैं, ब्रेक लगाते रहते हैं हम ज़्यादातर, तो रब होते रहते हैं। तो हमें उसकी हार्डनेस पता करनी है, कितना स्क्रैच, जैसे हम हार्डनेस नंबर टेस्ट करते थे ना, स्क्रैच करके नाखून से या नाइफ से, वो वाला, ठीक है। तो स्टील बॉल होती है इसमें, क्या 400 ग्राम की स्टील बॉल होती है, उनका डायमीटर होता है 48 mm, नंबर ऑफ बॉल्स होते हैं 6 से लेकर 12 तक, कहीं कहीं उसमें 500 बॉल्स भी होती हैं, ठीक है, कहीं कहीं किताबों में 500, तो ज़्यादा ध्यान मत देना, कुछ नहीं है बेटा। 12.5 mm की सीम लेंगे, उसमें से पास करेंगे, और 10 mm की सीम पर उसमें बचना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, ठीक है। क्या करते हैं, 5 किलो एग्रीगेट लेते हैं और उसको पास करते हैं, फिर उसको ड्राई करते हैं, फिर उसके इनिशियल वेट जानते हैं, टेस्ट कर लेते हैं, रिकॉर्ड कर लेते हैं इनिशियल वेट कितना है। इनिशियल वेट करने के बाद हम उसको डेवल एवरेशन मशीन पर रखते हैं, फिर 1000 रेवोल्यूशन देते हैं, चक्र लगाते हैं 30 आरपीएम मशीन, आरपीएम के हिसाब से, मतलब 1 मिनट में उसके 30 से लेकर 33 तक चक्र लग जाने चाहिए, घुमाव होना चाहिए या रेवोल्यूशन हो जाना चाहिए,
ठीक है, और उसमें जो स्टील की जो बॉल है वो रब करेंगी। अब 1.7 mm की सीप से उससे पास करेंगे। अब यदि 1.7 mm की ज्यादा सीप से वो पास हो गया, चूरमा ज्यादा हो गया, तो फिर बेटा वो तो बेकार है। तो एवीवी वही है कि हार्डनेस को पता करता है। एवीवी इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन द हार्डनेस। आप देखो क्या समझते हो कि यदि आपके एग्रीगेट हार्ड होगी तो वो रेसिस्ट एब्रेजन होगी, तो लो एवीवी। यदि आपकी एग्रीगेट सॉफ्ट होगी तो इसका मतलब वो वियर जल्दी हो जाएगी और हाई एवीवी हो जाएगी। एवीवी मतलब समझे? तो एवीवी शो करता है कि हमारी एग्रीगेट कितनी वियर डाउन करेगी जब उसको हम रब करते हैं टेस्ट मशीन में। तो हमारी 30% से कम होती है तो वो गुड क्वालिटी होती है फॉर पेमेंट कंस्ट्रक्शन, और 30 से 50 होती है तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं हम बेस सब बेस लेयर्स के लिए, और 50% से ज्यादा होगी तो भैया पुअर क्वालिटी है। भाई चूरमा कम रहना चाहिए, जाहिर सी बात है, वही है चूरमा वाली बात आ गई। इसमें क्या बस 1.7 mm से पास करेंगे। रोड कंस्ट्रक्शन में, रेलवे ब्लास्ट, कंक्रीट में, इन सब में यूज करते हैं। साउंडनेस टेस्ट, टेस्ट मतलब आवाज मार के देखेंगे, ऐसा नहीं है बेटा आवाज मारेंगे, नहीं ये नहीं है। साउंडनेस टेस्ट में क्या है कि IS 23865P5 ASTM C88 के हिसाब से हम ये जानना चाहते हैं कि हमारे वेदरिंग एक्शन के कारण एग्रीगेट पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे कि हम सब जानते हैं एग्रीगेट do not disintegrate when exposed to wetting, drying, freezing, thawing or salt crystallization. Assure aggregate remain durable and do not disintegrate in concrete for payments. It ensure aggregate remain durable and do not break down when exposed to harsh environmental conditions. Dry link to long-term performance of structures. भाई जाहिर सी बात है, साउंडनेस से का मतलब ये है कि वो कितना वॉल्यूम इंक्रीज होगा, फ्रीजिंग थॉइंग की वजह से हमारे एग्रीगेट पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन के, वही है बेटा। अब क्या करते हैं, वही है तराजू लेंगे, ओवन लेंगे, कम से कम एक एक 105 110 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर पर रखेंगे। 800 mm की सीन लेंगे, 150 माइक्रोन तक रखेंगे ग्रेडिंग के हिसाब से। क्या करते हैं, कुछ नहीं, इसमें 2 साल्ट लेते हैं, सोडियम सल्फेट लेते हैं या मैग्नीशियम सल्फेट लेते हैं, उसमें रखते हैं। आइए मैं बताता हूँ क्या है। ये सारी प्रोसेस ऐसे है बेटा कि कोर्स एग्रीगेट लेंगे, उसे 10 mm की सीप से पास करेंगे और रिटेन होना चाहिए 2.36 mm की सीप पर। फिर उसको ड्राई करेंगे, ठीक है। ड्राई करने के बाद उसका कांस्टेंट वेट आ जाएगा। कांस्टेंट वेट रखने के बाद उसको 16 से लेकर 18 घंटे तक सोडियम या मैग्नीशियम सल्फेट के सॉल्यूशन में रखा जाता है। यदि अब उसको फिर थोड़ा उसको रिमूव करेंगे और फिर उसको थोड़ा सा ड्राई करेंगे 4 से 6 घंटे 105 110 डिग्री सेल्सियस पर। फिर उसको ऐसा ही 5 बार करना है, इमर्जन एंड ड्राई। आफ्टर साइकिल सीव इन सैंपल, उसमें ये देखेंगे कि उसमें वेट कितना लॉस हुआ। यदि वेट उसमें लॉस ज्यादा होगा, वो वेट फिर तो ज्यादा दिक्कत है बेटा। तो वही है बेटा, इस समय ये चलते हैं। देखो कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ। पर्पस वेदरिंग रेजिस्टेंस, और सीमेंट में क्या था, डायमंड स्टेबिलिटी। साउंडनेस टेस्ट में इसमें सल्फेट सॉल्यूशन साइकिल रखते हैं, इसमें लीचेरिटी और ऑटोक्लेव्स में होता है। इसमें वेट लॉस को पता करते हैं, इसमें एक्सपेंशन करते हैं, है ना। बस वही बेटा। देखो इसमें क्या है, 12% से कम होना चाहिए सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन पर, 18% पर होना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट सॉल्यूशन पर वेट लॉस। अरे बेटा किसी केमिकल में यदि एग्रीगेट को हम डालेंगे तो उसमें कितना वेट लॉस होगा ये भी तो पता करना है। वही है बेटा साउंडनेस, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट। एक क्वेश्चन है, समझो। साउंडनेस टेस्ट ऑफ एग्रीगेट इंडिकेट स्टडी ऑफ द रेसिस्टेंट टू एक्शन। क्या साउंडनेस टेस्ट किस लिए करते हैं? टफनेस, हार्डनेस, वेदरिंग, एब्रेशन। किसके लिए? टफनेस के लिए नहीं करेंगे, हार्डनेस के लिए नहीं करेंगे, एब्रेशन के लिए नहीं करेंगे, वेदरिंग के लिए करेंगे। फिर हाँ बेटा वेदरिंग के लिए। फाइनेस मॉडुलस, फाइनेस मॉडुलस एक बेटा एक प्रकार, कई प्रकार की छलनी होती है।
तो फाइनेंस मॉडुलस दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इसका एग्रीगेट का हम तीसरा पार्ट ले आएंगे, उसमें पढ़ लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू।